Hello guys, good morning. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next chapter of class 8th, that is chapter number 5, friction. Okay, what is friction? Friction means घर्षण. तो ये क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. Now let's start. It is a matter of common experience that when we roll a ball along the ground, the ball does not continue to keep on moving for long. It slow down and finally come to rest. ये आपका कॉमन एक्सपीरियंस होगा जब कभी आप बॉल खेलते हैं, गेम कोई भी खेलते हैं बॉल के साथ, तो आप देखते होंगे कि जो बॉल होती है जैसे वो ग्राउंड के ऊपर गिरती है तो कुछ टाइम के बाद वो जैसे दौड़ती है तो कुछ टाइम के बाद वो रुक जाती है. ठीक है, इट स्लो डाउन एंड फाइनली कम टू रेस्ट. और धीरे धीरे वो जैसे उसकी गति कम होती जाती है, फिर वो एक स्टेज के ऊपर बिल्कुल स्टॉप हो जाती है. नाउ कंसिडर दिस सिचुएशन. वी आर राइडिंग अ बाइसिकल एंड आफ्टर अटेनिंग अ गुड स्पीड वी स्टॉप पैडलिंग. तो इसी सिचुएशन को हम बाइसिकलिंग के साथ, राइडिंग के साथ करते हैं. जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो उस टाइम आप एक टाइम तक आप जो है कंटिन्यू पैडल करते हैं, है ना. गुड स्पीड जब अटेन कर देते हैं तो उसके बाद पैडल मारना बंद कर देते हैं, तो फिर जो साइकिल होती है वो चलती रहती है और कुछ टाइम के बाद वो उसकी जो स्पीड होती है वो कम होती जाती है. द बाइसिकल वुड बी सीन टू ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड वुड स्टॉप आफ्टर कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस. टू मेक इट मूव विद द कॉन्स्टेंट स्पीड इवन लॉन्ग स्ट्रेट लेवल रोड वी हैव टू कीप ऑन पैडलिंग इट. अगर मान लो हमें एक स्ट्रेट रोड है, उस स्ट्रेट रोड के ऊपर वही स्पीड हमने कंटिन्यू रखनी है तो हमें पैडल करते रहना पड़ेगा. ठीक है, उसको पैडल मारते रहना पड़ेगा. इन द last chapter we learned that we need an external force to change the speed or direction of motion of an object that may be initially at rest or in motion. तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो किसी चीज़, कोई भी चीज़ है, अगर आपने उसको रेस्ट से मोशन में लाना है या फिर उसको डायरेक्शन चेंज करनी है, ठीक है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो स्टार्टिंग में रेस्ट पर है उसके बाद मोशन में आपने उसको लाना है, तो आपको उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, मतलब एक तरीके से धक्का देना पड़ेगा उसको. ओके, why do objects like the rolled out ball or the moving bicycle slow down and finally come to the rest after the force acting on them has been removed? Why does not the object keep on moving with the constant speed along the straight path after the removal of applied force? तो अभी ये क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि क्यों ऐसा होता है कि जब कोई बॉल जो है ज़मीन के साथ चलती हुई जाती है तो वो कंटिन्यूसली चलती क्यों नहीं जाती है, वो एक टाइम के बाद रुक क्यों जाती है. और जो साइकिल है जब आप उसको पैडल करते हैं, आपने पैडल करना बंद कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद वो कंटिन्यूसली चलती क्यों नहीं जाती है और रुक क्यों जाती है. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आप जब तक लगाते हो तब तक वो मूव ऑन करती रहती है, उसके बाद वो फाइनली स्टॉप हो जाती है. तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. ठीक है, इन टर्म ऑफ आवर ideas about the effect of force, we can now realize that there must be a force between the ball and the ground. तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड के ऊपर चल रहा है, ठीक है, किसी भी सरफेस के साथ कांटेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट और उस जो भी मतलब सरफेस है जिसके ऊपर वो चल रहा है उसके बीच में कुछ कोई फोर्स लग रही है. ठीक है, वी मस्ट कॉल दिस फोर्स एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं. दिस फोर्स अपोजेज एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन एंड टू ऑब्जेक्ट दैट इज कनेक्ट विद ईच अदर. तो ये जो फोर्स लगती है ना, तो ये जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन को जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती है. ठीक है, मान लो आप जो है किसी ब्लॉक को ले लो, ठीक है, वो ब्लॉक आपका जो है फॉरवर्ड जा रहा है, तो किसी सरफेस के ऊपर आप उसको ले जा रहे हो, पीछे से हाथ से उसको पकड़ के ले जा रहे हो. ठीक है, और जब तक आप उसको हाथ से पकड़ते हैं तब तक वो चलता रहता है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है. वो इसलिए स्टॉप हो जाता है क्योंकि जो नीचे वाला सरफेस है जिसके ऊपर आप उसको ले जा रहे हो वो जो है अपोजिट फोर्स उसके रेफरेंस में लगा रहा है. ओके, it is due to the friction between the ground and the surface of ball, wheel of bicycle and rolling ball moving bicycle stop after moving some distance when the external applied force has been removed. तो जब एक्सटर्नल फोर्स आप रिमूव कर देते हैं तो उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है. इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ द कॉन्टैक्ट फोर्स. तो यहाँ से इसको अंडरलाइन करना है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है
दैट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तभी डिवॉल्व होती है जब कोई दो ऑब्जेक्ट जो है कॉन्टैक्ट में आते हैं। ओके, बट नाउ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है? वी कैन नाउ से दैट whenever an object move or tend to be moved over the surface of another object, there is a force acting between the two surfaces in contact। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जब चलता है या फिर चलने की कोशिश करता है, हम उसको चलाते हैं, ठीक है, तो दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट होता है। वी कॉल दिस फोर्स एज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जो कांटेक्ट उनके बीच में होता है तो उसके बीच में एक फोर्स लगती है, दैट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सिंपली फ्रिक्शन। We also understand that this force is a contact force and always opposes or tends to oppose any relative motion। तो हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स होती है वो हमेशा ऑलवेज अपोज, हमेशा उल्टी लगती है वो, ठीक है, और रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, और दो सरफेसेस के बीच में ही लगती है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड along the surface in contact, that is it act along the tangential direction। तो देखो आपको जो मतलब जहाँ पर वो टच होगा ग्राउंड के साथ, तो उस ऑब्जेक्ट और जो सरफेस है उसके बीच में जो फोर्स लग रही है वो कैसी होगी? अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये सरफेस है, ठीक है, ये आपका एरो बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है इस तरफ को मूव कर रहा है, पर यहाँ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बता रही है कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके, तो ये दोनों जो है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, आपको दिखाई क्यों नहीं देती है? ठीक है, तो इसके बारे में हम एक एक्टिविटी से करेंगे। तो आपने क्या करना है, टू एक्सप्लोर द रिलेशन बिटवीन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नेचर ऑफ सरफेस इन द कॉन्टैक्ट, आपने 4 मैच स्टिक लेनी है या फिर 4 टॉय कार भी ले सकते हैं आप, ठीक है। आपने सैंड पेपर लेना है, प्लास्टिक शीट लेनी है, एल्यूमिनियम फॉयल लेना है और हैंडमेड पेपर या फिर हैंडमेड पेपर लेना है, और इसके साथ एक वुडन ट्रे लेनी है, एक प्लास्टिक ट्रे लेनी है और एक मेटल ट्रे लेनी है, और सीट ऑफ वैक्स पेपर लेना है, ठीक है। वैक्स पेपर देखा है आपने, जो ऐसे स्लिपरी जैसा होता है, वो लेना है। कवर द फर्स्ट मैच, अब आपने 4 मैच स्टिक ली ना, पहली मैच स्टिक को आपने सैंड पेपर से कवर करना है, दूसरी वाली को प्लास्टिक शीट से कवर करना है, तीसरी को एल्यूमिनियम फॉयल से और चौथी वाली को हैंडमेड पेपर से करना है, ठीक है। अब क्या करना है, पुट ऑल द कवर मैच बॉक्स अलॉन्ग अ लाइन एट वन एंड ऑफ द वुडन ट्रे। सबसे पहले आपने चारों को आपने वुडन ट्रे के अंदर डालना है। ओके, फिर आपने जो है उस वुडन ट्रे को थोड़ा सा अपलिफ्ट करना है, मतलब इस तरीके से रखना है, जैसे ऐसे रखी होती है ना, बेसिकली आपने इस तरीके से टिल्ट करना है उसको थोड़ा सा, ठीक है। फिर आप देखोगे, ऑब्जर्व द ऑर्डर इन विच द मैच बॉक्स स्टार्ट मूविंग। तो आपने देखना है कि मैच बॉक्स जो है किस तरीके से मूव हो रहे हैं उसमें, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू विच दे आर वी स्लाइड डाउन टू रीच द अदर एंड ऑफ द वुडन ट्रे। तो किस मतलब कैसे वो जो है मूव हो रहे हैं उस वुडन ट्रे में। ये वुडन ट्रे है, इसके अंदर आपने चारों मैच स्टिक विद कवर आपने लगा दिए। अब आप देखोगे कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से इस वुडन ट्रे में मूव कर रहा है, कौन सा सबसे जल्दी जाएगा, कौन धीरे से जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट कवर द वुडन ट्रे विद द शीट ऑफ वैक्स पेपर। फिर आपने क्या करना है, एक वुडन ट्रे को आपने वैक्स पेपर के साथ कवर करना है, ठीक है। अगर आपके पास 3 अलग अलग तरह की ट्रे नहीं है ना, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो वैक्स पेपर आपने लिया, वैक्स पेपर कैसा होता है, स्लिपरी होता है। रिपीट द, फिर से वही आपने स्टेप जो है रिपीट करना है। फिर आपने वुडन ट्रे को रिप्लेस करना है प्लास्टिक ट्रे के साथ, ठीक है, एंड विद द मेटालिक ट्रे अगेन रिपीट द वर्क। फिर आपने फिर से वही एक्टिविटी रिपीट करनी है इन चीज़ों के साथ। फिर आपने ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से कौन सी ट्रे में जो आपकी मैच बॉक्स है वो किस तरीके से मूव हो रहे हैं, ठीक है। आपने इन सारी ऑब्जर्वेशन को एक टेबल के रूप में लिखना है। तो इसमें क्या होगा, तो देखो जो जनरल सा है ये, इसको आप खुद कर सकते हैं कि जो आपने एल्युमिनियम फॉयल लिया होगा, एल्युमिनियम फॉयल जो एल्युमिनियम फॉयल को जब कवर किया होगा ना आपने, तो वो कुछ अलग जो है स्पीड से मूव करेगा उस ट्रे के अंदर। जब आप उसके ऊपर सैंड पेपर लगाओगे तो सैंड पेपर कैसा होता है, रफ़ होता है, तो वो अलग वे से मूव करेगा। और अगर आपने उसके ऊपर जो है कॉमन पेपर लगाया तो वो अलग तरीके से मूव होगा। और इसके साथ आपने
प्लास्टिक शीट लगाई तो वो अलग तरीके से मूव होगा, क्योंकि हर एक का जो सरफेस है वो डिफरेंट है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या कॉज है फ्रिक्शन के? द एक्टिविटी 1 एंड सिमिलर अदर ऑब्जर्वेशन शो दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो ये जो एक्टिविटी आपको की हुई है ऊपर, तो ये बताती है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो डिपेंड करती है टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनके बीच में किस तरीके का नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। द मोर इज़ द रफनेस द टू सरफेस देयर इज इन कॉन्टैक्ट द मोर इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जितना रफ सरफेस होगा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। ठीक है। वी कैन देयरफॉर एसोशिएट फ्रिक्शन विद द रफनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो हम सीधा सा बोल सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं इस तरीके से कि जितना ज़्यादा रफनेस होगी सरफेस की, जो दो कांटेक्ट में आ रहे हैं सरफेसेस, उनके बीच में जितनी रफनेस होगी उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगी। ऑल सरफेसेस हैव सम रफनेस ऑन देम। सारे सरफेसेस के बीच में जो है रफनेस होती है, पर हमें दिखाई नहीं देती। अभी जैसे ये पेज है ना, तो मेरे को ये बिल्कुल प्लेन लग रहा है, ठीक है, पर इसके बीच में भी क्या है, रफनेस है। अगर ये इतना प्लेन होता, इसके बीच में रफनेस नहीं होती, तो मैं इसके ऊपर पेन की हेल्प से लिख नहीं पाती। ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप लिख पा रहे हो, दैट मीन्स देयर इज़ अ सम रफनेस ऑन दैट। ओके। इवन द surface which appears very smooth with unaided eyes are seen to be have a large number of minute irregularities। तो हर एक सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ होती है, मतलब बम्प्स और डिप्रेशन होते हैं, उभार होते हैं, कुछ गहराई होती है। वी सी वैन सीन अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। तो हमारे को वैसे तो नहीं दिखता, ये माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तभी पता चलेगा। द व्यू ऑफ एन apparently smooth looking surface through a powerful microscope invariably show it is the uneven having the ups and down in it। तो अप्स एंड डाउन हर एक सरफेस के बीच में होते हैं। ओके। We can now have a simple understanding explanation of cause of friction. When two surfaces are put in contact, the irregularities of the two surfaces get somewhat interlocked। तो ये जो हमने ऊपर एक्टिविटी की और ये जो हमने थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी किया, तो इससे हमें पता चलता है कि जो कॉजेज़ है फ्रिक्शन के वो किस वजह से होते हैं। दे आर बिटवीन द कॉन्टैक्ट। तो ये जो दो सरफेसेस जो होते हैं ना, उनके बीच में जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं उनके कॉन्टैक्ट की वजह से होते हैं। उनके बीच में जो अप्स एंड डाउन होते हैं, उन अप्स एंड डाउन की इंटरलॉकिंग की वजह से होते हैं। मतलब ये जो अप्स एंड डाउन है एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाते हैं। एंड दिस मे बी रिगार्डेड सम वाट सिमिलर टू द इंटरलॉकिंग ऑफ द टीथ ऑफ द टू जॉ। तो ये जैसे हमारे दांत होते हैं ना, तो दांत कैसे एक दूसरे के साथ जो कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो वैसे ही इनके बीच में होता है। एंड देयर वाई टू एनेबल दैम टू मूव एंड रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो जैसे दांत एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आकर के मूव करते हैं, खाने को चबाते हैं, उसी तरीके से ये भी होता है। इट इज़ एन इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ दैट मे बी व्यूड एज अ basic cause of the bolt in opposition to a relative motion between the two surfaces in contact। It is the opposition that we observe as the force of friction or just friction between them। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी सरफेस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो उनके बीच में इंटरलॉकिंग होती है ड्यू टू इरेगुलरिटीज़। ठीक है। और उसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनता है, और वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने में और उसको स्टॉप करने में हेल्प करता है। ओके। नेक्स्ट वन है फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। तो कौन से फैक्टर है जो आपके फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ दियर रफनेस एंड स्मूथनेस। तो ये है रफनेस और स्मूथनेस, ये फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर दैन रफनेस सरफेस इज इन्वॉल्व। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा वहाँ होगा जहाँ सरफेस ज़्यादा रफ होगा। द स्मूथर द सरफेस स्मॉलर इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जितना कम आपका सरफेस रफ होगा, मतलब जितना ज़्यादा वो स्मूथ होगा, उतनी ही कम उसमें फ्रिक्शन होगी। ओके। वी कैन देयरफॉर से दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस जो कॉन्टैक्ट में आ रहा है उसके ऊपर। ओके। तो इसके आगे जो एक्टिविटी है उसको देखते हैं। तो इसमें एक्टिविटी दी गई है 2, और इसमें क्या किया है, एक आपका ब्लॉक लिया है, वुडन ब्लॉक, उसको किसी सरफेस के ऊपर रखा है और
उसके साथ उसको एक हुक लगा करके उसमें आपके ये जो है वेइंग मशीन लगाई होती है, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे आप इसको खींचोगे ना, फोर्स अप्लाई करोगे, तो ये यहाँ पर जो है मीटर दिया होता है, रीडिंग मीटर, ठीक है। ये बताता है कि आप कितनी फोर्स लगा रहे हो, मतलब कितनी फोर्स उस ब्लॉक को खींचने के लिए लगा रहे हो, ठीक है। उतना ये जो स्प्रिंग होता है यहाँ पर ये खींचेगा। ओके, टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ वुडन ब्लॉक, तो ये स्ट्रिंग हमने वुडन ब्लॉक के ऊपर लगा दिया। फिर आपने उसको जो है एक बैलेंस एरिया पर रख देना है, ठीक है, बिल्कुल समतल एरिया पर रख देना, जैसे टेबल है उस पर रख देना ना। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्ट्रिंग, फिर आपने जस्ट इस स्प्रिंग पर जो है इसकी रीडिंग को नोट डाउन करना है। व्हेन द ब्लॉक जस्ट बिगन टू मूव, जैसे स्टार्टिंग में आपने इसको अभी खींचना शुरू नहीं किया तभी इसको रीड कर लेना है। इट गिव ए मेजर ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फोर्स ऑफ सरफेस ऑफ ब्लॉक एंड द फ्लोर। जैसे आप खींचना स्टार्ट करोगे तो आपका ये जो स्प्रिंग है पहले यहाँ पर होगा ना, फिर धीरे धीरे ये पीछे की तरफ जाएगा, मतलब जितना इसका वेट है और जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो उतना ये जो है आपका खींच जाएगा, ठीक है। नाउ कीप अ बुक ऑन द ब्लॉक, फिर आपने क्या करना है, इस ब्लॉक के ऊपर एक किताब रख देनी है। ओके, अगेन पुल द ब्लॉक बाय द स्प्रिंग बैलेंस, फिर से आपने उसको खींचना है। नोट डाउन द रीडिंग, फिर आप रीडिंग को नोट डाउन करोगे। डू वी ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबव टू केसेस, तो क्या हमें इसमें कोई डिफरेंस लग रहा है। व्हेन बॉडी मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब इस तरीके के प्लेन सरफेस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बढ़ती जाती है अगर हम इस सरफेस के ऊपर वेट बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। मान लो इसके ऊपर आपने एक किताब रख दी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगी, उसके ऊपर अगर और एक किताब रख दी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो वेट है ना, वो जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का वो भी सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगाता है, ठीक है। हैज़ द केस रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस वुड बी मोर, तो आपको जो है ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी इसको खींचने के लिए। ओके, now next one, the force of friction is thus seen to be depend upon the magnitude of the force pressing the two surface together, तो ये जो मैग्नीट्यूड मीन्स जो वेट होता है ना, वो वेट जो है वो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अफेक्ट करती है। जितना ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो भी फ्रिक्शन को बढ़ाएगा या घटाएगा। ओके, वी कैन नाउ से दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर। एक तो नेचर ऑफ द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट में आ रहे दो ऑब्जेक्ट उनके ऊपर, दूसरा फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेस टुगेदर, और कितनी फोर्स जो है वो प्रेस कर रही है, मतलब कितना भार है उस ऑब्जेक्ट का, वो भी अफेक्ट करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। ओके, डू यू नो, it is interesting to note that the force of friction between the two surfaces does not vary with, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये वेरी नहीं करता है दियर अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब कितना एरिया उसने जो है कवर किया हुआ है, जैसे ये किताब है ये इतना एरिया कवर कर रही है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एंड सेकेंड वन, द स्पीड रिलेटिव टू ईच अदर आफ्टर द स्टार्ट ऑफ मोशन, और दूसरा कि वो कितनी स्पीड के साथ जो मूव कर रहा है वो भी उसको जो है अफेक्ट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अफेक्ट नहीं करता है। इसमें दो ही चीज़ें अफेक्ट करती है, एक तो नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, कितना वो कॉन्टैक्ट में आ रहा है, दूसरा कितना उस ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड है, कितना उसका वेट है। ओके, सो थैंक यू सो मच, यहाँ तक हम इस क्लास में कर रहे हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, सो थैंक्स, कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।